हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का एनसीईआरटी साइंस का 6 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कंबशन क्या होता है, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के कौन कौन से होते हैं। हमने ये एक्टिविटी 6.1 भी कर ली थी भाई, ठीक है। इसके बाद हमारी हम कहाँ आ गए थे? हम एक्टिविटी 6.2 पे आ गए थे बेटा। 6.2 एक्टिविटी में क्या कहता है कि आपको क्या करना है। इसने एक क्वेश्चन दिया है कि बी केयरफुली वाइल होल्डिंग बर्निंग कैंडल। आपको सावधानी रखनी होगी जब आप कैंडल को जला रहे हो और हाथ में पकड़े हुए हो। तो इसके अंदर एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको तीन क्या लेनी है, कैंडल लेनी है, उनको ग्लास से कवर करना है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ओपन है। फर्स्ट में क्या करते हैं हम, वुड के जो लकड़ी है, लकड़ी का जो हमने नीचे स्टैंड लिया है उसके ऊपर छोटी छोटी 2 लकड़ियाँ रख देंगे। लकड़ी के ऊपर हम ग्लास रख देंगे, चिमनी बोलते हैं जिसको, चिमनी रख देंगे। क्योंकि चिमनी क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि इसका ऊपर का जो एरिया है वो खुला हुआ होता है। जैसे हमारे घरों में हम चिमनियाँ लगाते हैं तो उसका भी क्या करते हैं, रसोई का सारा धुआं निकल जाए, इसलिए उस चिमनी का ऊपर वाला हिस्सा हमें अनकवर रख देते हैं। तो इसलिए ये अनकवर है, तो इसलिए इसको चिमनी बोला गया है। दूसरे में क्या क्या है? दूसरे में हमने बॉक्स के ऊपर बगैर वुड के जो टुकड़े हैं उनके ऊपर ना रखते हुए इसको नीचे रख दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, सिर्फ ऊपर के सरफेस से इसको एयर मिल रही है। थर्ड में हमने क्या किया, इस चिमनी को ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से कवर कर दिया। देखो अब हम पढ़ते हैं। इसके अंदर कहता है फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, यानी कि एक जलती हुई कैंडल को एक टेबल पे रखो। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। कहता है कि पहली जो कैंडल रखी है ना आपने टेबल के ऊपर, उसके ऊपर आप कुछ लकड़ी के जो ब्लॉक्स हैं, वो टुकड़े हैं, उनके ऊपर चिमनी को रखना है। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जो है, जलती हुई मोमबत्ती तो टेबल पे रखनी है, लेकिन उसके साथ टेबल के ऊपर 2 लकड़ी के टुकड़े रख के उस पर चिमनी रखनी है हमने पहली कंडीशन के अंदर, यानी कि ए पार्ट के अंदर। फिर कहता है ऑब्जर्व दैट द हैपन्स टू द फ्लेम। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो इसकी ये फ्लेम है ये जलती रहती है कि नहीं जलती, आपको इसको ऑब्जर्व करना है, बस देखना है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, यानी कि बी के अंदर, जब टेबल बी के अंदर हमने क्या किया, चिमनी जो ये वुड के ब्लॉक्स थे इनको हटा दिया, लकड़ी के जो गुटकों को हटा दिया हमने, सिर्फ और सीधे किस पे रख दिया, टेबल के ऊपर चिमनी को, और इसके अंदर भी जलती हुई मोमबत्ती रख दी। फिर थर्ड में कहता है इसको फिर ऑब्जर्व करना है, इसकी फ्लेम जलती है या धुआं निकलता है, क्या होता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। फिर थर्ड में देखो बेटा, थर्ड में क्या कहता है कि थर्ड जो है हमारा सी, उसके अंदर हमने क्या किया, इस चिमनी को एक किससे, ग्लास प्लेट से हमने कवर कर दिया, हमारी चिमनी को ये कवर कर रखा। तो अब इसकी फ्लेम को देखना है आपको, ये जो फ्लेम है जलती हुई, जल रही है नहीं जल रही, आपको इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अगेन फ्लेम को देखना है। व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस, इन तीनों केसेस के अंदर आपको क्या महसूस होता है, क्या ऑब्जर्व करते हो आप। व्हाट हैपन इन डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या जो मोमबत्ती है वो जल बुझ रही है। डज इट बर्न, क्या वो जल रही है। फिर कहता है क्या वो, फर्स्ट में क्या कहा उसने, फ्लेम जो है फ्लिकर ऑफ हो रही है, यानी कि अच्छी तरीके से जल रही है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, दूसरे में क्या कह रहा है, वो हिल रही है, जल बुझ रही है और धुआं भी निकल रहा है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या जलने में उसको कोई परेशानी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कैन यू infer anything at all about the role played by air in the process of burning। लास्ट में क्या कहा है कि आपको ये देखना है कि इसके अंदर एयर का जो है वो क्या रोल है, यानी कि मोमबत्ती के जलने में वायु का क्या रोल है, क्या अपना दर्शाती है भाई रोल इसके अंदर। फिर कहता है वी फाइंड दैट द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हमने पता है अभी, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कंबशन प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, हमारी एयर प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की प्रेजेंस होनी आवश्यक थी। तो पहले में क्या है बेटा, यहाँ से भी एयर जा रही है और यहाँ से भी कुछ हल्की फुल्की एयर आ रही है, तो ये क्या होगी,
जो ए ऑप्शन है उसके अंदर जो कैंडल है हमारी वो जलती रहेगी अच्छे तरीके से, लेकिन जो बी है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से तो एयर कट ऑफ हो जाती है, यहाँ से तो एयर आएगी नहीं इसके पास, यहाँ से हल्की फुल्की एयर आती है, उसकी वजह से जो फ्लेम है वो फ्लिकर होता रहता है, हिलता और डुलता रहता है, और साथ साथ क्या होता है इसके अंदर से धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, होने लग जाता है, यानी कि धुआं निकलने लग जाता है। और तीसरे केस में क्या होता है, यहाँ से तो एयर कट ऑफ हो ही गई, लेकिन ऊपर से भी जो हल्की फुल्की एयर आ रही थी हमारी वो भी कट ऑफ हो जाती है। तो इसको ना ऊपर से हवा मिल रही ना नीचे से हवा मिल रही। इस ग्लास की चिमनी के अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है कुछ देर के बाद, तो बचती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रेजेंस में ये मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, वो जलती नहीं है। तो हमें तीनों केसेस में पता चल गया कि यहाँ हमारी कैंडल अच्छी तरीके से जल रही है, यहाँ हमारी कैंडल हल्की फुल्की मतलब झटके के साथ जल रही है और साथ ही धुआं प्रोड्यूस कर रही है, इसमें मोमबत्ती हमारी बुझ जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें सीखने को मिला जहाँ पर एयर की प्रेजेंस है, जहाँ पर एयर की प्रेजेंस है वहाँ मोमबत्ती अच्छे से जल रही है। जहाँ एयर की प्रेजेंस कम हो जाती है, लेक हो जाती है, यानी कि उसकी लेक कमी आ जाती है ऑक्सीजन की, वहाँ पे क्या हो जाती है, वो धुआं प्रोड्यूस करने लग जाती है, और जहाँ बिल्कुल नहीं होती वहाँ मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यही तो इसने बताया कि कंबशन के लिए एयर जो है वो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर कहता है द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस वन, केस वन में क्या होती है, कैंडल आसानी से जलती रहती हैं। बी के अंदर क्या कहती है, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से एंटर नहीं कर पाएगी जो एयर है। फ्लेम फ्लिकर, फ्लेम जो है हिलती डुलती रहती है, फ्लिक करती रहती है, एंड प्रोड्यूस स्मोक, और धुआं प्रोड्यूस करती है, यानी कि फ्लिकर के साथ साथ वो धुआं यानी कि जलती बुझती है और धुआं प्रोड्यूस करती है। केस सी के अंदर ये क्या कहता है, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, ये फ्लेम जो है वो बुझ जाती है, ऑफ हो जाती है, बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे एयर का कोई सोर्स ही नहीं है, ना नीचे से जा रही है ना ऊपर से आ रही है। तो क्या होगा, थर्ड केस में जो हमारी कैंडल है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि लाइट नहीं प्रोड्यूस करती। फिर इसके बाद कहता है वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, कहता है कि हमने ये भी पढ़ा है कि जो सूर्य होता है वो प्रोड्यूस करता है अपनी खुद की हीट, ऊर्जा और लाइट, यानी कि सूर्य के अंदर तो बहुत ज़्यादा हीट, हमने यही सुना है कि सूर्य के पास अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी और अपनी जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो खुद की होती है, वो खुद प्रोड्यूस करता है। इज़ इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, क्या उसके अंदर भी किसी टाइप का कंबशन होता है? उसके अंदर कंबशन तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह सकते हैं हम, फ्यूज़न कह सकते हैं, फ्यूज़न कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस हैं वो क्या हो रही है, फ्यूज़ हो रही है, टूट रही हैं, विखंडन हो रहा है उनका। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या कहता है, जो सन है उसके अंदर हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है किसके द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी क्या होती है, फ्यूज़न और फ्यूज़न। तो कहता है यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस हायर क्लासेस, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 9th 10th 11th 12th, तो उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन वैसे हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, ठीक है बेटा। फिर एक्टिविटी 6 देखते हैं हम, कहता है प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन द एन आयरन प्लेट, आपको क्या करना है, एक जलती हुई लकड़ी या लकड़ी और चारकोल लेना है आयरन प्लेट के ऊपर, जिसको हम तवा भी बोलते हैं। जैसे घरों में हम रोटी बनाते हैं तो वो तवा क्या होता है, आयरन का बना हुआ होता है, यानी कि वुड, तवे के नीचे क्या करना है, हमें जो जलती हुई वुड लेनी है और चारकोल लेना है। फिर कहता है कवर इट विद ए ग्लास जार, उसको ग्लास जार से हम कवर कर देंगे, और ए टम्बलर या फिर एक ग्लास से उसको कवर कर देंगे हम। तो कहता है और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, यानी कि उसको हम किसी एक चीज़ इनमें से एक चीज़ से कवर कर दे, या तो ग्लास जार से कवर कर दे, या टम्बलर से कर दे, या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लास्टिक जार से कर दे। ट्रांसपेरेंट का तो मतलब आप समझते हो ना, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। ओपेक वे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनमें से जो दूसरी साइड का है वो क्लियरली, मतलब वो कुछ दिखाई ना दे अदर साइड का, वो होता है ओपेक। एंड जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या होता है, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, जिसके अंदर से आर पार दिखाई दे, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसके अंदर से हमें क्या हो कि दिखाई तो दे लेकिन वो क्लियर दिखाई ना दे, धुंधला दिखाई दे, उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लेना है ताकि हमें आर पार दिखाई दे सके कि वो जलती है, वो जो हमारी वुड और जो चारकोल है वो जल रहा है नहीं जल रहा है, ये हमें दिखाई दे,
तो कहता है फिर ऑब्जर्व करना है आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या चारकोल जलना बंद कर देता है कुछ समय के बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ स्टॉप बर्निंग, क्या आप सोच सकते हो कि इसका क्या कारण होगा, उसके जलना बंद होने का क्या कारण होगा। तो देखो बेटा, हमने एक्टिविटी 6.2 की थी, उसके अंदर हमने क्लियरली देखा था कि हमने 3 जार लिए थे, तीनों कंडीशंस हमने देख ली। उसी के कंक्लूजन से क्या होगा, हम यहाँ भी बता सकते हैं कि जो वुड है और या चारकोल है, वो जो तवा है उस या आयरन प्लेट है उसके ऊपर रखा हुआ है, वो जलना बंद कर देता है चारकोल या फिर वुड। क्यों कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जब प्लास्टिक जार से हम कवर कर देंगे या फिर ग्लास जार से हम उसको कवर कर देंगे, तो वहाँ पर जो मान लिया ये हमारा यहाँ पे वुड जल रही है, यहाँ पे हमारा क्या है, तवा रखा हुआ है, इसको जब हमने कवर कर दिया किससे, प्लास्टिक जार से या फिर आयरन ये ग्लास जार से, तो यहाँ से जो एयर जा रही थी सराउंडिंग से, जो एयर जा रही थी हमारी, वो क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, ये नहीं जाएगी भाई, ठीक है, ये एयर उसके अंदर नहीं जाएगी। तो क्या होगा, उसके अंदर जो एयर की प्रेजेंस की नहीं होगी तो उसकी कमी हो जाएगी, कमी मतलब एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल हो जाएगी, नहीं होगी। कवर करने के बाद एयर हमारे वहाँ रहेगी नहीं, तो क्या होगा, कंबशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो जलेगी नहीं। क्योंकि क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा था कंबशन के लिए जो नेसेसरी है चीज़, वो कंडीशन क्या है, हमारी प्रेजेंस ऑफ हमारी एयर। ये अगर एयर ही प्रेजेंट नहीं होगी, कट ऑफ हो जाएगी, तो वहाँ पे आग जलना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आता है कि कंबशन के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या लिख देंगे, नो, क्योंकि वो बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी, लेक ऑफ हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, O2। क्यों लेक कमी हो जाती है, ये भी हमें पता है कि उसको जब कवर कर देते हैं हम किससे, ग्लास जार से, तो वो क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, एयर बन जाएगी ही नहीं, तो क्या होगा, कंबशन भी नहीं होगा। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हाट हैपन व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, द पर्सन, कहता है कि आपने सुना होगा कि जब कपड़ा आग पकड़ लेता है, किसी आदमी ने पहना हुआ है और वो आपने देखा होगा कि घरों में आग लग जाती है या फिर फैक्ट्री वगैरह में आग लग जाती है, तो वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं या घर में काम करने वाले हैं, तो वो क्या होता है, उनको आग, उनके कपड़ों में आग लग जाती है। तो आपने ये कह रहा है कि आपने इस तरह की कोई बातें सुनी होंगी। तो द पर्सन इज़ कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एग्जिस्टिंग फायर, कैन यू गैस वाई। तो कहता है कि जब हमने सुना है कि वहाँ पे उसके कपड़ों में आग लग गई, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट जो है इस टाइप का, उससे उस आदमी को कवर कर देते हैं आग से बचाने के लिए। क्या आपने गैस किया कि क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बेटा। जैसे ही ये देखो, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लॉथ कैच फायर, इसके कपड़ों को आग ने पकड़ लिया था, तो इसके लिए हमने इस पर ब्लैंकेट कवर कर दिया। ब्लैंकेट कवर करने का मतलब होता है कि वहाँ पर जब ब्लैंकेट कवर कर देगा तो आग बुझाने के लिए होगा। क्यों, ब्लैंकेट कवर करने के बाद जो एयर की प्रेजेंस होगी वो कम हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, वो जलना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि कंबल की जब मोटी लेयर उसको कवर करेगी चारों तरफ से, तो क्या होगा, एयर से कट ऑफ कर देगी वो उसको, एयर से कट ऑफ होते ही जो जलना है वो बंद हो जाएगा। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपने अपने कुछ जो एक्सपीरियंस आपने पहले पढ़े थे उनको रिकॉल करो, उनको दोबारा याद करो। फिर कहता है डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न, क्या एक माचिस की तिल्ली खुद से जल जाती है, हाउ डज इट बर्न, ये कैसे जलती है। देखो, माचिस की तिल्ली खुद से नहीं जलती, जब हम उसको माचिस के जो कवर होता है उसके ऊपर जो लगा हुआ होता है मसाला, उस पर रब करते हैं, तब वो जलना स्टार्ट करती है। तो कहता है यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, आपने एक पीस ऑफ पेपर को जलाया होगा, तब भी एक्सपीरियंस किया होगा। क्या होगा, डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट, जब भी हम उसके पास माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तभी वो जलना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल कर देता है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत हल्का होता है और वो क्या करता है, माचिस की स्टिक हल्की सी लगने के साथ ही क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड, आपने एक लकड़ी के टुकड़े को भी जला के देखा होगा। बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैस्टिक नियर इट, क्या एक हल्की सी मतलब माचिस की तिल्ली ले जाने से वो जल जाता है, नहीं जलता भाई। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट अ फायर इन वुड एंड और कोयल,
कहता है कि कोयल और वुड को यानी कि लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए आप केरोसिन ऑयल का या फिर पेपर का यूज़ क्यों करते हो। हैव यू हेयर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने जंगल में आग लगी ये इस बारे में सुना है। बिल्कुल सुना है भाई, कहते हैं ना जंगलों में आग लग जाती है। जैसे इस डायग्राम में देखो, इसमें 6.4 फिगर में देखो फॉरेस्ट फायर, इसमें क्या कहता है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेस ड्राई, कहता है इसमें क्या कहा है कि जब हमारी, कहता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर, कि कई बार क्या होता है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो वहाँ की जो घास होती है नीचे सूख जाती है और वो आग को जल्दी पकड़ लेती है। फ्रॉम इट्स स्प्रेड्स टू ट्री एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, कहता है वो जैसे ही घास से आग पकड़ लेती है धीरे धीरे बड़े बड़े पेड़ों में भी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग जाती है, जैसे डायग्राम 6.4 में दिखाया गया है। तो कहता है उस आग को बुझाना भी बहुत मुश्किल, कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल, कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल में होती ही नहीं, वहाँ रह रहे जानवर भी उसमें जल जाते हैं भाई। तो कहता है कि इसने पहले क्या बात की थी कि जैसे एक पेपर है वो तो आसानी से आग पकड़ लेता है और जो लकड़ी है उसको आग पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम उसमें आग लगाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं और पेपर का भी यूज़ करते हैं। तो कहता है कि ये क्यों होता है, तो कहता है इसका एक रीज़न यहाँ पे दिया गया है भाई, इग्निशन टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो पेपर होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो वुड होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो पेपर को जलने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको जलाने में जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके बाद कहता है डू यू एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप बता सकते हो कि जो डिफरेंट सब्सटेंस को जलाने के लिए यानी कि अलग अलग सब्सटेंस को जलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, अब डेफिनेशन आती है, व्हाट डिफाइन द टर्म ऑफ इग्निशन टेम्परेचर या व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, तो किसी सब्सटेंस का वो सबसे कम टेम्परेचर, सबसे कम कोई सब्सटेंस सबसे कम टेम्परेचर पे जब जलना स्टार्ट कर देता है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। यानी कि टेम्परेचर सब्सटेंस का सबसे जो सब्सटेंस सबसे कम टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देता है वो उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है भाई। कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, कहता है क्या आप ये बता सकते हो कि एक मैचस्टिक जो है वो अपने आप आग नहीं पकड़ सकती रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, क्यों नहीं पकड़ सकती भाई। व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स, कहता है कि इसलिए क्यों नहीं पकड़ पाती, जो हमारी तिल्ली होती है माचिस की वो जलना तब तक शुरू क्यों नहीं करती जब तक हम उसको रगड़ते नहीं। जो हमारा मैच बॉक्स होता है, माचिस होती है, उसके ऊपर जब तक उसको रब नहीं कर लेते तब तक तिल्ली जलना शुरू क्यों नहीं करती है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला कि रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं जलती अपने आप, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे जल जाएगी जब हम उसको रब करके जलाएंगे, लेकिन कहता है कि अपने आप क्यों नहीं जलना शुरू करती। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि जो रूम इस मैच बॉक्स पे रगड़ते हैं तभी ये जलना शुरू क्यों करती हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ मैच बॉक्स इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी हो चुकी है इसकी हिस्ट्री। मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज ए मैचिस इन एशियंट इजिप्ट, कहता है एशियंट इजिप्ट में जो है ये 5000 साल पहले ये एक छोटा सा पीस लिया गया था पाइन वुड का, जिसको सल्फ़र के अंदर डिप करके और मैचेस के अंदर जो है यूज़ किया गया था भाई। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर एगो, और जो हमारी मॉडर्न सेफ्टी के लिए नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए जो मॉडर्न जो माचिस डेवलप हुई है वो हमारी क्या कहते हैं 2000 साल पहले हुई है। इजिप्ट में कब हुई थी 5000 साल पहले, यहाँ कब हुई, यानी कि इसको मॉडरेट कब किया गया 2000 साल पहले। फिर कहता है ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी
trisulfate potassium chloride and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match मेड ऑफ सुटेबल वुड। कहता है कि एक लकड़ी के ऊपर हमने किस किस का मिक्सचर लगाया हुआ है भाई, जो तिल्ली होती है उसके ऊपर जो मसाला होता है वो किसका मिक्सचर होता है, हमारा पोटाशियम क्लोरेट का, और किसका भाई, एंटोमनी ट्राइसल्फेट का, और जो वाइट फास्फोरस होता है उसको हम इकट्ठा करके ग्लू के साथ यानी कि गोंद के साथ मिलाकर मैस्टिक पे जो हेड होता है उस पर हम उसको लगा देते हैं भाई, तब वो हमारी तिल्ली बनती है। व्हेन स्टक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब इसको रफ सरफेस पे रगड़ते हैं ना, स्मूथ होता है बिल्कुल चिकना, और रफ होता है जिसपे खुरदरापन, तो खुरदरे सरफेस पे जब इसको रगड़ते हैं तो ये क्या करती है, फास्फोरस गोट इग्नेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि घर्षण की वजह से इसमें जो है फायर को कैच कर लेती है, जलना स्टार्ट कर देती है। द स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ मैच, यानी कि जो मैच का कम्बशन होना है, यानी कि जो तिल्ली है उसका जलना हमारा स्टार्ट हो जाता है। वाइट फास्फोरस जो है वो प्रूव्ड करता है डेंजर्स बोथ आवर वर्कर्स इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूज़र। कहता है कि जो वाइट फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है भी, वर्कर के लिए भी जो इसको बना रहे हैं और उनके लिए भी जो इसका यूज़ कर रहे हैं। दीज डेज हेड ऑफ द सेफ्टी माचिस कंटेन ओनली एंटोमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट। कहता है कि अब उसको बचाने के लिए जो हेड थे जिन्होंने ये बनाई थी, उन्होंने क्या किया भाई, इसको वाइट फास्फोरस को ही हटा दिया। सिर्फ दो केमिकल्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब कौन कौन सा, एंटोमनी ट्राइसल्फेट और हमारा पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, इसके बाद कहता है जब इसको रब करते हैं, इसके पाउडर को लिटिल रेड फास्फोरस ला दिया इसके अगेंस्ट, तो वो लेस डेंजरस होता है। वाइट फास्फोरस को हटाकर रेड फास्फोरस ला दिया, जिसके जो माचिस के मैच बॉक्स पे लगा हुआ होता है उस पर जब रब करते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देता है भाई। ठीक है, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाइट फास्फोरस ज़्यादा डेंजरस होता है या फिर आपका रेड फास्फोरस होता है, तो क्या बताओगे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका जो वाइट फास्फोरस होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। इसकी वजह से जो हमारी हेड थे उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री के हेड थे उन्होंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, वाइट फास्फोरस की जगह पे रेड फास्फोरस को ला दिया भाई। फिर इसके बाद क्या कहता है कि वी फाइंड द कंबशन सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर और burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। कहता है हमने पाया कि जो कंबशन है सब्सटेंस के अंदर वो कैच फायर और बर्निंग एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इट इज़ लोअर, यानी कि जलना शुरू कर देता है उसके, क्या कहता है, लॉन्ग बर्नर एज लॉन्ग एज, यानी कि जलना लंबे समय तक जलता रहता है लो टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब लंबे समय तक कैन नॉट कैच फायर, लंबे समय तक जब वो उसको आग को नहीं पकड़ता तो क्या कहता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि जब वो जिस टेम्परेचर पर वो आँच, हल्की सी भी आँच पकड़ लेता है, हल्की सी भी आग जलना शुरू कर देता है, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, चाहे वो ज़्यादा टाइम ले चाहे वो कम टाइम ले। हाउ यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग ए बर्नर स्टोव। कहता है कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्राई पैन होता है उसके अंदर भी अगर कुकिंग ऑयल डाल दिया जाए तो वो कई बार आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है भाई? जब ज़्यादा समय तक अगर स्टोव चलता रहे और उसके अंदर जो ऑयल है वो बॉयल होकर क्या करने लग जाता है, जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो बॉयल होने के बाद आग पकड़ लेता है। वो क्यों पकड़ता है? इसने क्वेश्चन किया है अभी ये आपसे। तो कहता है कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो कैरोसिन है और जो लकड़ी है ये अपने आप आग नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर के ऊपर। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटल, ये बात, परंतु जब कैरोसिन ऑयल को हल्की सी भी क्या मिल जाए, हीट मिल जाती है, लिटल यानी कि थोड़ी सी भी हीट मिल जाती है, तो वो क्या कर देता है, आग पकड़ लेता है, यानी कि जलना शुरू कर देता है। बट इफ़ वुड हीटेड ए लिटल, लेकिन यदि इसके विपरीत क्या करें,
अगर एक लकड़ी को हल्की सी आंच देंगे तो वो क्या होगी, जलना स्टार्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो केरोसिन ऑयल का है वो वुड से क्या है बेटा, कम है। वुड का क्या है, इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, और केरोसिन ऑयल का, हमारे पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वुड। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि केरोसिन या फिर पेपर जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, कैच द फायर ईज़िली बट कैन नॉट कैच द फायर वुड ईज़िली। तो मतलब लकड़ी जल्दी से फायर को कैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है, आपका रीज़न क्या है, जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेपर और केरोसिन ऑयल के। ठीक है, यहाँ पे है। फिर कहता है डज इट मीन दैट वी नीडेड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। क्या हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा? भाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो दैट इट इज़ असेंशियल फॉर द सब्सटेंस ऑफ रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो इस एक्टिविटी को जब हम पढ़ेंगे 6.4 को, तब हमें पता चलेगा कि इसको जो केरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो जल्दी सी फायर कर लेता है, यानी कि फायर को जल्दी से कैच कर लेता है, जल्दी जलना शुरू कर देता है। इसलिए उसको सेफ़ रखना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, एसेंशियल है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये एक्टिविटी 6.4 हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भी।